नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चूँकि ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश होने के नाते इसको इतने केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि अध्ययन की सुविधा से काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बहुत ही प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये आर्कियन युगीन शैलों से मिलकर बना हुआ है। आर्कियन युगीन शैल। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्लेट विवर्तन की दृष्टि से शांत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं। अपवाद है लातूर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और कोयना। लातूर में 1993 में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था। ठीक है, जिसमें करीब करीब 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये वहाँ का अपवाद है। और कोयना में जो भूकंप आया था वो आया था 2009 में। 2009 में वहाँ आने का रीज़न ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र में कोयना बांध है, तो बांध के वजह से वहाँ पे जो प्राकृतिक असंतुलन है, गड़बड़ होने की वजह से वहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं जताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे भूकंप काफ़ी कम आता है। जबकि वहीं हम देखेंगे कि जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, और उसके केंद्रीय जो ये पठार है इसके उत्तर में भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं और अक्सर इसके झटके महसूस भी किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रश्न ये बनता है कि ये प्रायद्वीपीय से क्यों कहते हैं। तो प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भारत की जो स्थिति है ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पठार आते हैं उनको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, जो ये प्रायद्वीप है ये गोंडवाना का हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना क्या है बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। जो गोंडवाना है ये पूर्व में हुआ करता था पेंजिया एक। जो जितने भी हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं उसे संयुक्त रूप से बोलते थे पेंजिया। ठीक है, पेंजिया यानी कि ये जो भी कॉन्टिनेंट है सब एक दूसरे से मर्ज थे। ठीक है, इसके जो दक्षिणी हिस्सा था इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और इसके जो उत्तरी भाग था उसे बोलते थे लारेंसिया। इसके बीच में एक सकरा सागर हुआ करता था जिसे बोलते थे हम तेथिस सागर। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड है आज का जो वर्तमान में समस्त जो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना का ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, बाद में जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण इनमें फैलाव हुआ, जब ये अलगाव हुआ, ठीक है, तो सब ये अलग अलग हो गए। और इन्हीं के फलस्वरूप जो हम आज देखते हैं बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अटलांटिक महासागर इत्यादि, ये सब इनके अलगाव का ही परिणाम है जो इन सागरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जबकि इसके जो उत्तर में स्थित था लारेंसिया, लारेंसिया के अंतर्गत आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप आते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोंडवाना का। तो जो ये उत्तर में देखते हैं ना कि भारत हमारा
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अरब प्रायद्वीप ये वास्तव में गोंडवाना का ही हिस्सा हुआ करते थे। अलगाव के कारण ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आज वर्तमान में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको यहाँ पे विंध्यन श्रेणी और सतपुरा श्रेणी है। ठीक है, इनको दो भागों में बांट देती हैं। ठीक है, ये दो भागों में बांटती हैं, तो ये ऊपर वाली जो भाग हो जाती है उसे बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, जो केंद्रीय उच्च भूमि की जो नदियां हैं इनका जो बहाव है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। ठीक है, इनकी जो नदियां यहाँ से निकलती हैं वो आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपना जो जल होता है उसे गिरा देती हैं। फिर उसके बाद से जो दक्षिण में जो पठार है इसकी जो नदियां हैं, इनकी नदियां जो इनका जो बहाव है वो है पूर्व की तरफ। ठीक है, जैसे कि कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और इसमें आप देखेंगे कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी इत्यादि जो भी नदियां हैं इनका उत्तर पूर्व की तरफ बहाव है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो पठार हैं इनका जो विस्तार देखिए, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर, ठीक है, दक्षिण में इनका कन्याकुमारी तक विस्तार माना जाता है। फिर इसके बाद से ऊपर देखेंगे उत्तर पूर्व में गंगा नदी इनका सीमा बनाती है। फिर और सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पे है मेघालय का पठार। जो मेघालय का पठार है वो भी इस प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप ये इससे अलग हो गया। अलग कैसे हुआ? जब पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण इसमें तनाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, भ्रंश बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो पृथ्वी थी या जो यहाँ पे चट्टान था वो टूट के ये अलग हो गया और वहाँ पे धंस गया। ठीक है, तो इस गैप को जो यहाँ से निकलने वाली ये गंगा नदी है, ठीक है, और इधर से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी ये अपने अवसादों के लाकर इसमें निक्षेपित कर दिया और भर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के बावजूद भी अलग प्रतीत होता है। वो इसी कारण जब इसमें ये राजमहल गारो गैप को ये नदियां आके भर दी। ठीक है, इसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि को सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में चूंकि सब पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। ठीक है, जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसमें देखिए पहले अरावली पर्वत है, पश्चिम में सीमा बनाती है। इसके बाद से आपका आ जाता है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। इसके बाद से मालवा पठार, फिर इसके बाद से है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके बाद से बघेलखंड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अरावली के बारे में। जो अरावली है ये विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, और ये प्रेजेंट टाइम में अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इसका जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वो है 692 मीटर, किलोमीटर में। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत है ये खनिज संसाधनों से भरी पड़ी है। ठीक है, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, ठीक है, इत्यादि इसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन इससे संबंधित यहाँ पे उद्योगों का अभाव है। ठीक है, फिर भी अवैध खनन चलता रहता है। ठीक है, इस अरावली पर्वत से ही लूनी नदी निकलती है जो राजस्थान बांगर होते हुए, ठीक है, राजस्थान मैदान से फिर ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी को बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी।
अंतःस्थलीय क्यों बोलते हैं? अंतःस्थलीय इसलिए बोलते हैं कि ये अरावली से निकलती है और कच्चे रन में समाप्त हो जाती है। तो वो नदी जो किसी माध्यम से निकलती है और सागर में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, वो अंतःस्थलीय होती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रन में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में कहीं भी किसी सागर में जाकर नहीं मिलती, इसलिए इसे अंतःस्थलीय नदी बोलते हैं। ठीक है। अरावली पर्वत पर ही स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। माउंट आबू पे ही स्थित है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है। जो अरावली पर्वत है ये एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। वो कैसे, हम देखेंगे। यहाँ पे ये अरावली का विस्तार है और यहाँ से ये जो गंगा की अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, और इससे संबंधित जो नदियाँ हैं इनको राजस्थान का जो मैदान है राजस्थान बांगर से ये अलग करता है। यानी कि राजस्थान के जो अपवाह क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उनसे गंगा की अपवाह क्षेत्र वाली से अलग करता है। ठीक है। तो ये आपका जल विभाजक का भी कार्य करता है। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। जलवायु विभाजक देखेंगे कि इसके जो पूर्व में ये इधर इसके पूर्व में बारिश अधिक होती है। ठीक है। जबकि इसके पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश पाए जाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जलवायु का भी विभाजक है। ठीक है। फिर इसके बाद से हम चलते हैं मेवाड़ का पठार। जो मेवाड़ का पठार है इसका विस्तार राजस्थान और एमपी में है। ठीक है। इस अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है, जो मेवाड़ से होते हुए मालवा पठार से होते हुए यहाँ से निकलने वाली मालवा पठार से जो निकलती है चंबल नदी से आकर ये बनास नदी मिल जाती है। ठीक है। जो मालवा का पठार है, मालवा पठार का जो विस्तार है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और ये बसाल्ट चट्टान से निर्मित एक संरचना है। जो मालवा का पठार है ये बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है, इसलिए और इसके अपर्दन से, ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी का विकास हुआ है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। जो ये काला मिट्टी है, यानी कि जो काली मिट्टी है, इसका काला रंग, एक रसायन पाया जाता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड। इसके वजह से इसका जो रंग होता है वो काला हो जाता है। ठीक है। मालवा पठार में जो चंबल नदी बहती है ये इसके मालवा पठार के जो उत्तरी भाग है उसको काफी अपर्दित करती है। ठीक है। जिस भूमि को इसने अपर्दित किया है उसे बोलते हैं बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि। ठीक है। इसे गली इरोजन के भी नाम से जाना जाता है। गली इरोजन वो जैसे होता है कि जब नदियां या कोई सरिता, ठीक है, इतना ज्यादा कटाव कर दे, अपर्दित कर दे कि उसका जो आकार है वो नाली के समान हो जाता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जिस क्षेत्र को या जिस भूमि को काट देती है या अपर्दित कर देती है
वो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बचता है। मतलब ये इतना ज़्यादा इसका कटाव कर देती है कि वो कृषि योग्य भूमि बचता ही नहीं। ठीक है। और इसके बाद से इसके पूर्व में जब हम जाएंगे तो देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, जो मालवा का पठार है। ठीक है। मालवा के पठार को अरावली पर्वत से जो अलग संरचना करती है वो मेवाड़ का पठार करता है। यहीं पे बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड के पठार को मालवा पठार से जो अलग करता है संरचना वो बुंदेलखंड का है। ठीक है। इसके बाद से जो ये बघेलखंड है ये केंद्रीय उच्च भूमि की सबसे पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बघेलखंड का जो पठार है ये केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक है। इसके अंतर्गत ये पठार मेवाड़, मालवा, बुंदेल, बघेल आते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो पूर्व में है, ठीक है, पूर्वी पठार यानी कि छोटा नागपुर पठार, ठीक है, उससे ये अलग करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बघेलखंड है वो केंद्रीय उच्च भूमि का सबसे पूर्वी हिस्सा है। ठीक है। तो बुंदेलखंड का जो निर्माण हुआ है इसमें ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित संरचना है, इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें नदी बहती है, बेतवा और केन। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ठीक है, एक सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। ये जो केन बेतवा नदी है और इधर से चंबल, ये आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना जो नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद से बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड में भी ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित संरचना है और इसमें सोन नदी बहती है। ठीक है। सोन नदी जाके बिहार में उससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक। इसके बाद से ये जो क्षेत्र है ये एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र। ये जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण ये भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। अब हम लोग देखें केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में। ठीक है। फिर अभी हम लोग देखेंगे ये विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। ठीक। तो आइए देखते हैं जो ये विंध्यन श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है। विंध्यन का आप देखें ही है कि यहाँ पे इसका जो केंद्रीय उच्च भूमि से, ठीक है, और दक्कन पठार को ये जो श्रेणियाँ हैं अलग करती हैं। ठीक है। और जो गंगा के अपवाह क्षेत्र है, ये जो दक्कन के नदियों की अपवाह क्षेत्र है, उनसे ये अलग करने वाली संरचना है। तो हम इसको अलग बना के यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। इसका विस्तार जो विंध्यन श्रेणी के जो विस्तार है, इसका गुजरात में जोबट हिल से लेकर और बिहार के कैमूर हिल तक इसका विस्तार है। ठीक है। और इसे एमपी में भारनेर की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल है माउंट अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकलती है, यह नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो कि एक काफ़ी मनोहर नज़ारा बनता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। जब आप कभी एमपी में घूमने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे जो विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में जब हम आएंगे, नर्मदा नदी के दक्षिण में, तो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। इससे पहले हम ये भी जान लें कि जो विंध्यन श्रेणी है, ठीक है, ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाल बालू जो पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लाल बालू का पत्थर वगैरह है, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है भवनों के निर्माण में होता है, भवनों के निर्माण में। ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे कि इसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि जो ये सांची का स्तूप है,
वो इन्हीं लाल बालू पत्थर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं सतपुरा का विस्तार। सतपुरा के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी बहती है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है ये लगभग विंध्य श्रेणी के समानांतर है। ठीक है, इसका गुजरात के राजपीपला से लेकर, गुजरात में राजपीपला से लेकर और इसका छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज तक है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश में सतपुरा श्रेणी का जो विस्तार है उसको मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महादेव पर्वत पर स्थित पंचमढ़ी का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो है धूपगढ़। ठीक है, जिसका जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। यहीं पे जो बैतूल का पठार है, ठीक है, बैतूल का पठार ग्वालीगढ़ के पठार से महादेव पठार को अलग करता है। ठीक, इसके बाद से देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अमरकंटक। माउंट अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो है 1127 मीटर। ठीक है, ये जो माउंट अमरकंटक है ये काफ़ी सारी जो नदियां हैं उनका ये उद्गम स्थल है। ठीक है, इसमें से एक अभी आपने देखा नर्मदा नदी, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सतपुड़ा के बारे में और तापी नदी के बारे में। ठीक है, जो सतपुरा श्रेणी है इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। भारत का मात्र एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सतपुरा श्रेणी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लॉक पर्वत होता क्या है। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत वो होता है जब पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण, ठीक है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब खिंचाव जब होती है तो चट्टान में क्या होता है, दरार पड़ जाता है। ठीक है, जब दरार पड़ जाता है तो उसके संलग्न जो ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, उसे ब्लॉक पर्वत पर कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्थलखंड का वह भाग, ठीक है, स्थलखंड का वह भाग जिनके दोनों तरफ की जो भूभाग है वो धंस जाए। ठीक है, और बीच में जो उठा हुआ भाग है उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे पहले पर्वत था, ठीक, अब ये हिस्सा क्या हुआ, धंस गया। ठीक है, ये भाग उठा है। ठीक, तो ये ब्लॉक पर्वत का यहाँ पे निर्माण करता है। इसके जो किनारा होता है, इसके जो मतलब ढाल बोलते हैं, ढाल काफ़ी तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र ढाल होता है। साथ ही साथ इसका जो शिखर होता है वो सपाट होता है, मेज की भांति सपाट होता है। जैसे कि आप पर्वत पहाड़ी देखेंगे तो उनका जो शिखर होता है वो संकुचित होता है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे पहाड़ी है। हिमालय पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनका क्या है, ये जो शिखर है ये संकुचित है, लेकिन इनका जो शिखर है वो सपाट है, यानी कि मेज की आकृति का है। साथ ही साथ इसको देखेंगे कि जो इसके जो ये लाइन है, जो जिस पे ये खड़ा है, ये काफ़ी तीव्र है, जबकि इसका ये है ये स्लोप है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे ये भी कहेंगे कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, दोस्तों को बताएं, उनको ज़रूरत है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, उसका हम क्वेश्चन पेपर भी लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस करा देंगे आपको। ठीक है, कि एक भी क्वेश्चन आपको ना बच पाए, कोई क्वेश्चन छूटे ही मत। और इतना तो दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।